स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज अपना टॉपिक रहने वाला है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं समावयवता किसके अंदर, उपसह संयोजक यौगिक के अंदर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अपने को देखना है कि आइसोमेरिज्म का क्या सीन रहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अपने को आना चाहिए आइसोमेरिज्म या समावयवता किसको बोला जाता है। देखिए समावयवता का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जिसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसको आइसोमेरिज्म बोला गया। कहने का मतलब है केमिकल या फिर उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट केमिकल एंड physical properties are different are known as isomerism। कहने अब देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और OH, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोप, है ना। OH है तो उसके लिए प्रोप, और एल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ओल। तो ये बोलेंगे प्रोपेनोल, प्रोपे प्रोपेनोल प्रोपेनोल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोप 1 ओल। ठीक है, प्रोप 1 ओल भी बोल सकते हैं। दूसरा है, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, देखो CH3 CHOH और CH3। अब देखिए इधर इसको क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन OH अब की बार कहाँ जुड़ा है, सेकेंडरी पोजीशन पे जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप 2 ओल। कहानी ये हो गई। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। अब देखो कितने कार्बन, 1 2 3 3। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 1 8, H8। ऑक्सीजन कितना, 1। इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 7 और 1 8, और ऑक्सीजन कितना, 1। अब देखिए इसका केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका देखो डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। कहने का मतलब है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट हो गई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो कहने का मतलब हमने सही बोला कि केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इज नॉन एज आइसोमर, और दिस प्रॉपर्टीज या दिस फिनोमिना इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। तो आपको आइसोमर या आइसोमेरिज्म समझ में आ जाना चाहिए। इस एल्कोहल वाले या कोई सा भी लो आप, और इसका यदि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, आइसोमर है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ये मेनली 2 टाइप्स की है। कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। कौन सी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉमन क्या चीज है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी यही कहता है कि इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो फिर क्या चेंज है। कहने का मतलब इसका जो बोला गया ना, जो भी टॉपिक है उसके अंदर ही उसका आंसर है। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डिफरेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि केमिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, आर नॉन एज आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के अंदर ये चीज तो सेम रहेगी, केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो डिफरेंट क्या है, इसका जो 3D अरेंजमेंट होगा, एटम्स का जो ओरिएंटेशन है वो किसके अंदर होगा, इन स्पेस। स्पेस बोले तो 3D, 3D के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना, उसको बोला जाता है स्टीरियो। कहने का मतलब इसकी स्टीरियो कैसी होगी, दैट मीन्स उसका 3D अरेंजमेंट कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन देखा जाता है इसके अंदर, स्टीरियो के अंदर। तो 3D अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टीरियो, 3D अरेंजमेंट।
क्लियर है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये मेनली 4 तरह का है। कितने तरह का, 4 तरह का। पहला कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड है हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, मैंने क्या बोला, जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी के अंदर उसका आंसर है। क्लियर है। इसका मतलब आयंस की जो पोजीशन होगी, किसकी पोजीशन, आयंस की जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट ये सॉल्वेंट नहीं है, बुक्स के अंदर सॉल्वेट लिखा हुआ है, आपको सॉल्वेट ही पढ़ना है। क्लियर है। सॉल्वेट या हाइड्रेट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है पानी के लिए। किसके लिए, हाइड्रेट या सॉल्वेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, जिसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, लिगेंड्स भी होते हैं, इधर इनके जो काउंटर आयंस भी हो सकते हैं इधर। तो जो काउंटर आयंस का जो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी हाँ, राइट हैंड साइड में जो भी चीजें चेंज होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया, आपको सेपरेट सेपरेट पढ़ाया जाएगा। आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि आयोनाइजेशन के अंदर आयंस का अरेंजमेंट चेंज होगा, हाइड्रेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स का चेंज होगा, और लिंकेज आइसोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड थे ना, वही लिंकेज आइसोमेरिज्म देंगे, दूसरे बच्चों नहीं देंगे। स्पेशली कौन है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन कौन है, ये नाइट्रो है, जिसको नाइट्राइटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्राइटो। और ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो एन लिखा जाएगा। इसको भी नाइट्राइटो ही बोला जाता है, नाइट्राइटो, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये दोनों का डिफरेंस है। ये ये साइनाइड, थायोसाइनाइड, ये थायो आइसोसाइन, ये क्या लिख दिया इसको, इसको देखिए, ये हो गया, ये थायो आइसोसाइनाइड हो गया, ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया। क्लियर है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी आइसोमेरिज्म देते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म देते हैं। क्लियर है। लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेंगे, इसके लिए दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी, एक पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स दूसरी नेगेटिव होगी, और इनके बीच में लिगेंड्स का जो एक्सचेंज होगा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में जो चेंजेस आएगा उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोली गई है। तो आपको ये 4 तरह की आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए। अब सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, 3D अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है, उसको क्या बोला गया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है। ये कितने तरह के हैं, 2 तरह के। एक कौन सा है, ये है जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री क्या होगी, चेंज होगी। और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 4 तरह की है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह की है। इसके अंदर ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म है, ये 2 तरह की होती, वो कौन सी होगी, एक्सिस फॉर्म होगी, एक क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये वाला देखो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, जो आपको एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो आयंस है, देखो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। और ये कौन सा है, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस पे भी क्या है, चार्ज नेगेटिव। कहने का मतलब है यहाँ पे आयंस जितने भी होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं, सिर्फ आयनिक लिगेंड्स, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आयनिक लिगेंड का जो एक्सचेंज है, अब देखिए कोबाल्ट, NH3 और ब्रोमीन, और ये कौन है, सल्फेट। अब क्या होगा इसके अंदर कि ये सल्फेट जो होगा वो अंदर आ जाएगा, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। देखो फिर ये वाला आयंस कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो देखिए इसका इसके साथ देखो CO, NH3 और सल्फेट का अंदर आ गया कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर, और ब्रोमीन का चला गया बाहर, बोले तो ये काउंटर आयंस बन गया। कहने का मतलब है यहाँ देखो, यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं, सेंट्रल मेटल एटम चेंज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंजेस नहीं। तो फिर चेंज किस में हुआ, सिर्फ आयंस के बीच में चेंज हुआ। आयंस का जो एक्सचेंज हुआ उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन
आइसोमेरिज्म। सेकंड एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट है और H2O, ये कैसा है भैया, न्यूट्रल लिगेंड, और यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, और यहाँ कौन है, ब्रोमीन। तो इसका मतलब न्यूट्रल लिगेंड के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, किसके बीच में होगा, आयंस के बीच में। कहने का मतलब है ये इधर आ गए और ये वाला एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अंदर आया तो एक क्लोरीन ही तो बाहर भेजेंगे। जितने आयंस आप एक्सचेंज हो रहा है ना, यदि एक आयंस इधर आ रहा है तो एक आयंस उधर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक लेके आए हो दो भगा रहे हो, ना ना ना, ऐसा नहीं। अब देखो यहां तक तो सारा गेम सेम है, यहाँ ऊपर भी ऐसा ही था, यहां तक तो अपना चेंज नहीं है। चेंज किस में हुआ कि ये वाला जो आयंस है, इस आयन, ये ब्रोमीन अंदर आ गया, दैट मीन्स ये क्लोरीन बाहर चला गया। तो दो क्लोरीन थे तो एक क्लोरीन तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर ही रहेगा, एक क्लोरीन बाहर गया। क्लियर है। थर्ड देखिए कि ईएन कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड आयंस नहीं है, ये न्यूट्रल चार्ज रखता है ना। तो कहने का मतलब है कौन है फिर चार्ज वाला कंपाउंड, ये तो क्लोरीन है, इधर कौन है, NO2 है। तो इसका मतलब यहां तक दोनों के अंदर गेम कोई चेंज नहीं होगा, ये चुपचाप बैठे रहेंगे। ये कौन है, ये चमचागिरी करेंगे, ये इधर आया वो उधर जाएगा, ऐसे। तो ये क्लोरीन का कितनी क्लोरीन गई बाहर, एक क्लोरीन गई, NO2 कितना आया, एक ही। इसका मतलब क्लोरीन कितनी थी, दो थी ना, तो एक तो अंदर रहेगी। तो ये हो गया आपके आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो काउंटर आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ होते हैं, और उसके अंदर किसका चेंजेस होता है, आयंस का चेंजेस होता है। ये काउंटर आयंस है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ जो काउंटर आयंस और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट आयंस के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बस इतना सा पता रखना है। पहले इसके अंदर देख लीजिए कि सेम क्या क्या चीज आ रही है, सेम तो ये चीज ही रह रही है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, बस ये आयंस का एक्सचेंज ही हो रहा है, दैट मीन्स आयंस का एक्सचेंज, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अपने आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल का ही चेंजेस करेंगे और किसी का भी नहीं करेंगे। तो इनका देखिए एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर कौन है, क्रोमियम। ठीक है, H2O जो कैसा है, ये H2O यही तो है हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट। ये कितने हैं, 6 नंबर में है, बोले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये कौन है, क्लोरीन है। अब क्या करेगा, ये जो काउंटर आयंस है और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इसके अंदर किसका चेंजेस होगा, इसके अंदर H2O का चेंजेस आएगा। मतलब H2O कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर कितने हैं, या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बारे में किसका आदान प्रदान हो रहा है, तो ये H2O के अंदर हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे H2O कितने थे, 6 थे। अब एक H2O क्या कर दिया इसने, ये बाहर की तरफ चला गया, ये बाहर की तरफ चला गया, तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 करना है अपने को, दैट मीन्स ये क्लोरीन का आ गया, अंदर आ गया, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, बाहर चले गए। देखिए क्लोरीन कितने थे, 3, अंदर कोई क्लोरीन था क्या, नहीं। एक H2O गया तो एक क्लोरीन ही तो अंदर आएगा, तो एक H2O गया तो H2 5 बन जाएगा, तो H2 5 बनेगा तो एक H2O की जगह कौन आ जाएगा, क्लोरीन। बाहर कितने क्लोरीन बचेंगे, एक अंदर आ गया तो बाहर 2 बचेंगे, और एक H2 बाहर गया था, तो इसका मतलब ये H2O की कहानी है पूरी। तो इस तरह से आपको ये बताना पड़ेगा कि ये H2O का जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर और जो काउंटर आयंस के बीच में यदि H2O का कहीं आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो हाइड्रेट जो आइसोमेरिज्म होगी। देखिए, और इसमें देखो मेन चीज क्या होती है, मेन चीज क्या, एग्जामिनर आपको डाइवर्ट कहाँ करता है, यहाँ पे मान लीजिए क्रोमियम दे दिया, क्या दे दिया, क्रोमियम, और सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दे दिया कोबाल्ट, तो यहाँ गेम बजाएगा। तो तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को देखोगे या आयंस को देखोगे, है ना। वो क्या करेगा, बस आपका फोकस सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होगा ही नहीं, आप तो सिर्फ किसको देख रहे हो, लिगेंड को देख रहे हो। और इस तरह का यदि आपको दे दिया ना, तो ये किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दूसरे के अंदर भी कोबाल्ट ही होना चाहिए या फिर क्रोमियम ही होना चाहिए, तो यदि पूछे ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो तुम बिल्कुल बिना देखे ही चौके पे छक्का मार देते और सीधा कहते थे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, सॉल्वेट और आइसोमेरिज्म के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये क्रोमियम है तो इधर क्रोमियम ही आएगा, और यदि क्रोमियम नहीं आया, कोई दूसरी मेटल आई,
कहने का क्रोमियम मतलब इधर जो भी मेटल होगा वो सेम टाइप की सेंट्रल मेटल एटम होगी। और फिर उसके बाद में यदि H2O का एक्सचेंज हो रहा है तब ही सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोला जाता है बच्चों, अदरवाइज ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा किसी भी तरह की। और सबसे ज्यादा एग्जामिनर यहीं पे आपको पागल बनाता है और तुम पागल बन जाते हो, उल्लू बन जाते हो और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखना। देखो सेकंड में भी क्या है, इधर कोबाल्ट है, पहले आप सेंट्रल मेटल एटम देखना कि एग्जामिनर कहीं फिरकी तो नहीं ले रहा है, कहीं आपकी आपको गलत कराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना, फंसाने की प्लानिंग तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब NH3 कितने हैं, 4 है, H2O कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, और बार क्लोरीन कितने हैं, 2। अब देखिए यदि H2O इधर बाहर गया, किधर गया, H2O बाहर जाएगा, दैट मीन्स एक क्लोरीन क्या होगा, अंदर आएगा। तो पहले से ऑलरेडी एक क्लोरीन प्रेजेंट है तो Cl2 हो जाएगा, इधर Cl2 हो जाएगा, या Cl क्योंकि एक क्लोरीन अंदर आ गया तो Cl और H2। देखो सेंट्रल मेटल एटम सेम है। तो इस तरह से आप 2-4 बार क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे या एमसीक्यूज निकालोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या चेंज है। आयोनाइजेशन के अंदर आयंस चेंज होंगे, हाइड्रेट के अंदर H2 मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेंट्रल मेटल एटम सेम रहेगी, ठीक है। और इसको एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको जैसे ये वाला है, इसको कैसे कैसे, जब तक H2 पूरे नहीं गए, देखिए इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्रोमियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अपने को तो 6 रखना, एक H2O कम करते जाओ, एक क्लोरीन अंदर लाते जाओ, तो ये क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 2, और इसके अंदर और H2 बाहर निकाल सकते हैं, अभी निकाल सकते हैं जितने क्लोरीन को करना है, ये क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपन कर दें H2O4, और यहाँ H2O4 करेंगे तो यहाँ क्लोरीन एक और आ जाएगी, Cl2 और ये Cl और ये डॉट H2O, क्लियर है। और फिर इसके बाद में अब और कर सकते हैं क्या, देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही तो चेंजेस हो रहा है, तो कहने का मतलब है कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम करते जाओ, बाहर इसको निकालते जाओ। और इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, ये क्रोमियम है, 4 का क्या कर दे, 3 कर दे, और ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इधर एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा Cl3, और इधर क्या लिखोगे आप, 3H2। समझ में आ रहा है, ये 1H2O था, ये कितना हो गया, 6 थे ना, हाँ तो 3 बार चले गए, इधर 3 हो जाएंगे, ये क्लोरीन इधर आ जाएगी, ये 3 3 6 और ये बाहर चला गया। तो इसका कहने का मतलब है आपको इस तरह से कोई भी दे दिया जाए और वाटर का मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है, सेंट्रल मेटल सेम है, तो ही सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगी, सॉल्वेट बोलो चाहे हाइड्रेट बोलो। अब देखिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी अपनी, लिंकेजी आइसोमेरिज्म। लिंकेजी आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स शोज लिंकेजी आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं बच्चों, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, और थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्राइटो। ये तो आपको 6 ध्यान रखने हैं कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो ही क्या लिंकेजी आइसोमेरिज्म बताते हैं, और दूसरे लिगेंड्स लिंकेजी आइसोमेरिज्म नहीं बताते। आपको ये क्लियरली याद रखना है, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लिंकेजी आइसोमेरिज्म। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, इधर भी कौन सी, कोबाल्ट, NH3 NH3। अब देखिए इधर यहाँ पे कौन है, NO2, देख लिया, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। अब अगले वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया, इसके अंदर देखो क्लोरीन वहां का वहां है, सेंट्रल मेटल से शुरू करो, कभी भी क्वेश्चन करो सेंट्रल मेटल एटम से शुरू करो ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपका ऑप्शन गलत नहीं हो। कोबाल्ट कोबाल्ट, NH3 चेंजेस क्या हुआ कि ये था NO2 और ये है Cl2। अब देखिए NO2 की जगह इसने क्या लिख दिया, NO2 की जगह इसने लिख दिया ONO, ये NO2 है ना, NO2, क्लियर है। ये नाइट्राइटो है, ये कौन सा है, नाइट्राइटो N, या फिर इसको बोल सकते हैं नाइट्रो,
क्लियर है? ये नाइट्राइटो बोलो या नाइट्रो बोलो, जबकि इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा पॉसिबल है और जिसका नाम क्या आ जाता है, इसको किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। ये नाइट्राइटो ओ है, ये नाइट्राइटो एन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम से किससे जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से, जबकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो इसको नाइट्रो भी बोलते हैं और या फिर इसको नाइट्राइटो एन बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं। और इसमें देखो कहीं चेंज नहीं है। यदि सपोज कीजिए इस एग्जाम्पल को उसने कैसे लिख दिया, ध्यान रखना है इसके अंदर, ये आयनिक कब बन जाएगा, देखो ये आयन से ये एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, CO NH3 5, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन अंदर लेके आ गई और एक क्लोरीन बार और एक NO2, और इसको मैंने बना दिया CO, इसको ऐसे बना दिया। कहने का मतलब इस आइसोमेरिज्म के साथ देखिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO NH3 5 NO2 और Cl2, इस क्लोरीन को मैं अंदर लेके चली गई, ठीक है, एक क्लोरीन अंदर आया तो एक NO2 बाहर गया। मैंने यही लिखा कि इस NO2 की जगह एक बार गया तो एक ही अंदर आएगा, ऐसे नहीं कि दो को उठा के लेके आ जाओ, ऐसा मत करना। एक क्लोरीन अंदर आ गई, ये NO2 बाहर चला गया, बिल्कुल बाहर चला गया, और एक क्लोरीन इधर गई तो एक क्लोरीन तो बची हुई है ना। यदि ये वाला एग्जाम्पल दे दे, अब NO2 में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना, इधर भी NO2 था, इधर भी NO2 था, चेंजेस किसका हुआ, आयंस का चेंज हुआ। यदि ऐसा आपको मिल जाए ऑप्शन तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, आयंस का चेंज हो रहा है। देखो यहाँ तक तो अपनी कहानी वीडू सेम है, बस कहानी में डिफरेंस ये है, जिसने इसको समझ लिया उसके आइसोमेरिज्म कभी गलत नहीं होगी लाइफ के अंदर। क्लियर है? तो ये एक दूसरे के साथ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देते हैं, बट यहाँ पे NO2 का रूप ही बदल गया, तो ये कैसा होगा, लिंकेजी आइसोमेरिज्म, जिसको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंटेड आइसोमेरिज्म, या एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से लिंकेजी आइसोमेरिज्म दिखाता है। सेकंड देखिए, इधर क्रोमियम, इधर भी क्रोमियम, इधर H2O5, इधर भी H2O5, चेंज क्या हुआ, ये थायोसाइनाइड है बच्चों, जबकि ये क्या है, थायो आइसोसाइनाइड। ये इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चेंजेस क्या है, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, इतना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखिए साइनाइड को आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड को आइसोथायोसाइनाइड। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर सिर्फ ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का ही गेम है, और सेम टू सेम कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है। दैट मींस वो कौन सी आइसोमेरिज्म हुई, वो हुई लिंकेजी आइसोमेरिज्म। देखिए नेक्स्ट अपने आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होगा, आपको दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मिलेगी। देखो पहले वाले में तो हमने क्या किया कि उसका एक आइसोमर बनाया, एक आइसोमर ये बनाया, फिर उसके अंदर ये बताया कि ये इस तरह से होता है। कहने का मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही था, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमर बनाया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको कितनी एंटाइटी मिलेगी बच्चों, इसके अंदर आपको दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मिलेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यदि सिर्फ सिंपल एक दे रखी तो उस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कहने का मतलब उसको न्यूट्रल बोला गया, लेकिन दो यदि दे दी, एक चीज बोला था ना कि यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है बोले तो कोऑर्डिनेशन वो काउंटर आयन है, तो ये नेगेटिव बनती है, ये पॉजिटिव बनता है। ये आपको चीजें सब चीजें क्लियर करवा दी मैंने, बस आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे तो दैट मीन्स इसका जो आइसोमर बनेंगे वो उसके भी तो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही तो होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेने और कौन से लेने, चार्ज वाले आयनिक लेने। दैट मीन्स एक पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव, राइट हैंड वाला नेगेटिव। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बता नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दैट मीन्स वो आयनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब देखिए यहां पर क्या किया कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है बच्चों, प्लेटिनम, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है जिंक, और वहां पे लिगेंड कौन है, पहले वाले में अमोनिया। कितने हैं, 4 है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो फिर इनके हाइब्रिडाइजेशन आपको देखा था
कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन से? एक तो है sp3 और दूसरा है dsp2। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला था? टेट्राहेड्रल। और dsp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था? स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए कहानी अपनी कैसे शुरू होगी। देखिए एटम डिफरेंट है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है, इधर जिंक है इधर प्लेटिनम, और लिगेंड भी डिफरेंट है बिल्कुल, इधर क्लोरीन है इधर अमोनिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका देखो इसके आइसोमर कैसे बनाएंगे। ये प्लेटिनम है, हमने लिख दिया प्लेटिनम। अब एक एक अमोनिया उधर लेते जाओ, एक एक क्लोरीन इधर लगाते जाओ। ठीक है, अपन क्या करते हैं इसको ये लिख दिया। तो इसको और कैसे बना सकते हैं? एक एक अमोनिया उधर लेते जाओ, एक एक क्लोरीन इधर लेते जाओ। तो कितने अमोनिया? 4। तो अपन इसको 3 कर दे, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? जिंक तो जिंक ही रहेगा। अब कौन आया? क्लोरीन एक चला गया, तो क्लोरीन कितने रहे? 3। तो इसका मतलब एक अमोनिया आ गया, तो क्लोरीन 3 और एक अमोनिया Cl3 अमोनिया। फिर हमने क्या किया? वापस वही बात है, एक अमोनिया उधर लेते गए, एक क्लोरीन इधर लेते गए। Pt NH3 2 कर दो, एक एक कम कर दो, 4 3 2 और 1 कर देते हैं यहाँ पे 1, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हुए और अपने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 4, तो ये Cl2 इधर आ गए, है ना, एक एक क्लोरीन कम करते गए इधर से। और यहाँ पे जिंक का जिंक ही रहा, तो एक क्लोरीन इधर चला गया, तो ये कितना हो गए? Cl2। अब अमोनिया इधर कितने हो गए? NH3 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए, अब इसमें से अमोनिया क्या कर दें कि और कम कर दिया, ये क्लोरीन बन गया। कितने क्लोरीन इधर? एक और आ जाएगा, ये 3 हो गए। अब देखो इधर जिंक और अब एक क्लोरीन इधर चला गया, तो यहाँ क्लोरीन कितने बच्चे हैं? 1। तो अमोनिया इधर कितने आ गए? 3। इधर 1 है ना, तो इधर टोटल 4 थे, तो इधर 3 हो गए। अब एक और बनाओ, ये प्लेटिनम। अब सारे के सारे अमोनिया उधर डाल दो और सारे इधर ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये अमोनिया इधर आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PtCl4 और जिंक Zn और इधर क्या कर देंगे? NH3 4। अब देखो दैट मीन्स अब हमने कब तक आइसोमेरिज्म इसके कंपाउंड्स बनाते गए, इसके आइसोमर कब तक बनाते गए? जब तक सारे लिगेंड इधर नहीं आए और इसके सारे लिगेंड उधर नहीं गए, जब तक हमने ये बनाए। देखो इसका जस्ट अपोजिट क्या बना? देखो PtCl4 और Zn NH3 4। क्लियर है? कहने का मतलब सारे अमोनिया को इधर लेके चले गए, सारे क्लोरीन को इधर लेके चले गए। कब? एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, एक आयनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर सारे लिगेंड्स का चेंज किया, वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ दोनों सेंट्रल मेटल एटम क्या है बच्चों? डिफरेंट है ना, इधर जिंक है और सॉरी इधर प्लेटिनम है और इधर कौन है? जिंक है। इसके अंदर सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने पॉसिबल है, इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो इसकी एक ट्रिक है, इसकी क्या है? अब ट्रिक, अब एग्जाम के अंदर इतने कम टाइम के अंदर अपने इतने सारे कोऑर्डिनेशन बनाए, टाइम तो लगता है ना, और अपने को टाइम सेव करना, ताकि कोई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई न्यूमेरिकल दे दिया तो उसमें अपन टाइम ज्यादा खराब करेंगे, इसमें इतना बनाएंगे क्यों टाइम खराब करेंगे। और अपने को एक ट्रिक है कि यदि सेंट्रल मेटल एटम सेम हो, सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेम सेंट्रल मेटल एटम, तब क्या करते हैं? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है ना, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या कर देते हैं बच्चों? सेम सेंट्रल मेटल एटम है, इधर भी सेंट्रल एटम सपोज कीजिए प्लेटिनम होता, तो हम क्या करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या कर देते हैं बच्चों? हाफ कर देते। कहने का मतलब है कि सेम, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम देन कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2।
इसका मतलब ये है, क्लियर है। यदि डिफरेंट हुई कौन, सेंट्रल मेटल एटम, डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होगा, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने नंबर में आइसोमर पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर। नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का ये ट्रिक है कि यदि सेम सेंट्रल मेटल एटम यदि सेम हुई तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। और यदि सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट हुई तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितने हैं उतने के उतने उसके क्या बना देंगे, उसके आइसोमर बना देंगे। तो देखिए अभी इसमें तो अपन ने बनाया 1 2 3 और 4, लेकिन इतना बनाए क्यों, अपन तो सीधा पता है सेंट्रल एटम डिफरेंट है, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 4 है, कोऑर्डिनेशन 4 है तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे दे, इधर 4 दे दे, ना रे ना बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हुआ तो उसमें आइसोमर बनेंगे ही नहीं, वो ऑप्शन ही गलत है, सबसे पहले काट दो, क्लियर है। अब सपोज कीजिए कि इसको या सेम दे दे, क्या दे दे, सेम दे दे आपको, जैसे ऐसे दे दे CONH3 होल 6 और COCl6, ऐसा कुछ दे दे। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक की जगह क्या है NH3, एक की जगह कौन है Cl, एक की जगह कौन है, इधर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेम। अब लिगेंड से अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लिगेंड तो डिफरेंट हो गए ना, तभी तो आइसोमर पॉसिबल होंगे, वरना कैसे होंगे, क्लियर है। तो देखिए अब सेम टाइप के क्या है लिगेंड से, सॉरी सेम टाइप का क्या है सेंट्रल मेटल एटम सेम, और जब सेंट्रल मेटल एटम सेम होता है तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके, 6 है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 हुए, तो 6/2 दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने पॉसिबल है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि दोनों सेम हुए तो आधे हो जाएंगे, और यदि डिफरेंट डिफरेंट हुए, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देती कि CONH3 6 और दूसरे में लिख देती Cr, या क्रोमियम कर दिया और इधर Cl6 कर देती। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, इधर कौन है, क्रोमियम, डिफरेंट है। तो यदि डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने होंगे, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है, तो दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सेम है तो आधा कर दो, डिफरेंट है तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने कर दो। ये आपके कंप्लीट हो गई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चारों, पहला वाला आयोनाइजेशन वाला बता दिया, सेकंड सॉल्वेट वाला बता दिया, थर्ड लिंकेजी वाला बता दिया, ठीक है, और ये फोर्थ हो गया कोऑर्डिनेशन। ये आपको 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो पॉसिबल है। आयंस चेंज होंगे, सॉल्वेट के अंदर वाटर चेंज हो गया, इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, इसमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गए। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आज अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके 2 टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।